गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। इस जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वी विल डिस्कस कि अगर जे.एंड.के में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो उसके लिए आपको किन चीज़ों का सबसे पहले पता होना चाहिए, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है प्रॉपर्टी को बाई करने से पहले। मकान, दुकान, जहाँ कोई ज़मीन लेनी है तो उसके लिए आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ओनरशिप जो है, उस ज़मीन की ओनरशिप वो चेक की जाएगी। जमाबंदी से देखा जाएगा कि उसकी ओनरशिप है कि नहीं है आदमी की। जहाँ म्यूटेशन से देखा जा सकता है, इंतकाल से देखा जा सकता है। तो इसके लिए दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि उस आदमी जो आपको लैंड या मकान या दुकान बेच रहा है, क्या वो असली मालिक उसका है कि नहीं है। ठीक है, तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि वो रेवेन्यू जो असली मालिक है या नहीं है। वो पता चलेगा कि उसने किस तरीके से ज़मीन खरीदी। अगर उसने सेल डीड से ज़मीन खरीदी हुई है, मतलब खरीदी उसने ऑलरेडी खरीदी हुई है थ्रू सेल डीड, जहाँ उसको इनहेरिटेंस में मिली है, विरासत में ज़मीन मिली है, उसके फादर से मिली है या फोर फादर से मिली है, जहाँ उसको किसी ने प्रॉपर्टी सेटलमेंट करके लैंड दी है, शेयर होल्डर्स में होती है। जहाँ कई बार हो सकता है उसने गिफ्ट में किसी रिलेशन से ली हो, तो किस तरीके से उसने ज़मीन जो है एक्वायर करी है, तो उसका जो म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन से उसका टाइटल क्लैरिफाई हो जाएगा कि वाकई ये असली मालिक है कि नहीं है। ठीक है, टाइटल क्लैरिफिकेशन के लिए जमाबंदी जमाबंदी जहाँ म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा गिरदावरी चेक करना भी ज़रूरी है। नंबर 3, जो आपने ज़मीन लेनी है उसका ततीमा या मैप, उसका भी वेरीफाई करना ज़रूरी है। क्या वो जो लैंड आप ले रहे हो उसी पर्टिकुलर नंबर खसरे के अंदर पड़ती है कि बाहर पड़ती है। ठीक है, तो पहला पहला आप देखोगे, ओनरशिप चेक करोगे, क्या मालिकाना हक उस आदमी को है या नहीं है। नंबर 1 ये एक चीज़। नंबर 2, जमाबंदी गिरदौरी, जैसे मैंने कह दिया, ततीमा, ये आपको चेक करना है। उसके बाद नंबर 2 जो है उसमें हम बात करेंगे लीगल डिस्प्यूट्स की। उस नंबर खसरा में वो जो ज़मीन आप ले रहे हो, जो पार्ट ऑफ ज़मीन, मकान, दुकान, जो भी आप खरीद रहे हो, उस खेत में या उस पार्ट में क्या कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है, किसी के साथ कोई लिटिगेशन तो नहीं है। अगर मानो जिस आदमी से आप ज़मीन ले रहे हो और आप उसको कहते हो कि मुझे स्पॉट दिखाओ, मुझे जगह दिखाओ, तो वो आपको कहता है कि हम चलेंगे, शाम को चलेंगे, जहाँ अंधेरे में चलेंगे, जहाँ तब जाएंगे जब वहाँ पे कोई नहीं होगा, तो सीधा सीधा समझ जाइएगा वहाँ पे डिस्प्यूट के कारण हो सकते हैं। जब भी आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो, जब मालिक ने आपको वो ज़मीन दिखा दी कि ये वाला मालिक ने, जहाँ कई बार बीच में ब्रोकर भी होते हैं, उन्होंने आपको वो चीज़ दिखा दी कि ये वाली प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ये वाली प्रॉपर्टी हम आपको बेचेंगे, जो आप ये खरीद रहे हो, तो इसके ऊपर हमारी डील हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 3 4 बार उस प्रॉपर्टी में ज़रूर जाना है, अकेले जाना है, चेक करनी है, वेरीफाई करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदते समय कभी भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक, कोशिश करिएगा कि कंसर्न जो पटवारी होगा, जहाँ कंसर्न पटवारी जो होगा, उसको उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर पहले खरीदने से पहले दिखा लीजिएगा कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये खरीद रहा हूँ। बेस्ट तरीका है ये कि पटवारी को स्पॉट दिखा लीजिएगा कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, इसका मुझे इसकी टाइटल वेरिफिकेशन, इसकी स्पॉट की वेरिफिकेशन, इसका कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है, बैंक में कोई लोन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाई हो जाएंगी कहाँ से, कंसर्न पटवारी से। ठीक है, तो ज़मीन खरीदने से पहले आपको एक बार कंसर्न पटवारी से ज़रूर मिलना चाहिए। उसको पूछ लेना चाहिए लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है, जो कोऑर्डिनेट्स उस ज़मीन के हैं वो क्या सही हैं, मैप सही है। अगर उसने खरीदी हुई है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैप बना होगा। ठीक है, तो मैप क्या सही है, क्या पोजेशन के हिसाब से मैप है। कई बार क्या होता है, मैप कहीं का होता है, पोजेशन आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, उस केस में डिस्प्यूट बन जाता है। नंबर 3, आपने वेरीफाई करना है जो ज़मीन आप ले रहे हो। ठीक है, जैसे आज की डेट में मैं 20 मार्च 2026 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की डेट में जो जम्मू कश्मीर में जो जेडीए का मास्टर प्लान चलता है वो 2032 का चलता है। ठीक है, जेडीए का जो मास्टर, जिस एरिया में, पहले तो आपने पता करना है क्या इस एरिया में जेडीए है कि नहीं है, इस विलेज में जेडीए
की एंट्री है या नहीं है, मतलब वो जेडीए के अंदर, जेडीए के मास्टर प्लान के अंदर ये विलेज आता है कि नहीं आता है। अगर तो वो विलेज जेडीए के मास्टर प्लान के अंदर आता है तो फिर आपको वेरीफाई करना है जेडीए के मुताबिक इसका लैंड यूज़ क्या है। जेडीए के मास्टर प्लान के हिसाब से इस लैंड का मास्टर यूज़ लैंड यूज़ क्या है, ठीक है। उसके लिए आपको जेडीए के जो कंसर्न ऑफिशियल होंगे उनसे मिलना पड़ेगा। अगर वहाँ से आपको पता चल जाएगा, या उनकी वेबसाइट से भी पता चल सकता है कि ये जो लैंड मैं खरीद रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी जो मैं खरीद रहा हूँ, मानो ज़मीन ही खरीद रहा हूँ, तो वो जेडीए के हिसाब से हो सकता है रेजिडेंशियल हो, और आपको जो बेच रहा है ब्रोकर हो सकता है वो कमर्शियल करके बेच रहा हो सकता है वो लैंड कमर्शियल ही हो लेकिन वो रेजिडेंशियल करके बेच रहा हो, जहाँ उसका मास्टर प्लान के हिसाब से कुछ वहाँ पे ओवर बनना हो। उस केस में भी आपको ध्यान रखना है, ऐसी ज़मीन को खरीदना नहीं है, क्योंकि जेडीए का आपका जेडीए की वो है, अगर मानो ज़मीन एग्रीकल्चर है तो आप रेजिडेंशियल के लिए खरीद रहे हो तो फिर आप जेडीए से लैंड यूज़ चेंज करा सकते हो, लेकिन ऑलरेडी आगे ही वो ज़मीन जो है रेजिडेंशियल है तो आप चाहते हो मैं यहाँ पे कमर्शियल बनाना, तो वो चेंज नहीं हो सकता। आप लैंड कमर्शियल आप चाहते हो वहाँ पर रेजिडेंशियल कुछ बनाना, घर बनाना, तो वो भी उस केस में नहीं बन सकता है, ठीक है। तो उस केस में फिर जब आप खरीद लोगे बाद में आप मैप के लिए अप्लाई करोगे जेडीए के पास तो वो जेडीए आपको परमिशन नहीं देगा। फिर उस केस में आप बोलोगे कि दफ्तरों में मुझे खज्जल होना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, उन चीज़ों से बच के भी जेडीए आपको परमिशन देगा ही नहीं। अगर आप उसके मास्टर प्लान में लैंड कमर्शियल है और आप रेजिडेंशियल के लिए कर रहे हो, उसके मैप में लैंड रेजिडेंशियल है और आप कमर्शियल के लिए कर रहे हो, जहाँ बाइसन बरसा, जहाँ उल्टा भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप मास्टर प्लान जो है, अगर वो ज़मीन जेडीए में आती है तो मास्टर प्लान को ज़रूर वेरीफाई करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज के अगर वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, मकान बना हुआ है, कुछ कंस्ट्रक्टेड है, तो उसमें आपने देखना है क्या, अगर घर बना हुआ है क्या वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल काउंसिल जो भी वहाँ पे है, जहाँ जो बिल्डिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, क्या उसकी एनओसी है कि नहीं है, क्या उसने परमिशन दी है। विदाउट जो बिल्डिंग है वो अप्रूव्ड बिल्डिंग है, जहाँ अप्रूव्ड बिल्डिंग नहीं है, उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। वो लोकल लॉज के हिसाब से रखना पड़ेगा। कई जगह पे म्यूनसिपलिटी होती है, कई जगह पे पंचायत भी हो सकती है, पंचायत कई जगह पंचायती एरिया में हो सकता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो तो बीडीओ ने वहाँ पे बीडीओ क्या कर सकते हैं, परमिशन रेजिडेंशियल के लिए दे सकते हैं। और रूरल एरिया की बात करूँ, रूरल एरिया में रेजिडेंशियल बिल्डिंग की परमिशन जो है आउट ऑफ जेडीए वो दे सकते हैं बीडीओ, वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर रूरल एरिया में कोई बिल्डिंग है कमर्शियल तो उसकी परमिशन वहाँ के कंसर्न एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जहाँ कंसर्न एसीआर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू उनके द्वारा भी दी होती है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये है अगर बिल्डिंग बनी हुई होगी तो आपने कहाँ से वेरीफाई करना है, ठीक। किसके लिए वेरीफाई करना है, क्या वो जो बिल्डिंग बनी है क्या वो अप्रूव्ड है, प्रॉपर परमिशन के साथ बनी है, जहाँ विदाउट परमिशन बनी है, ये भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है वो जो सेल डीड, अगर सेल डीड के थ्रू कोई ज़मीन आप ले रहे हो तो प्रॉपर वेरीफाई करना है आपको कि क्या वो सेल डीड जो है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से ही सेल डीड हुई है। कई बार क्या होता है लोगों ने आपस में जो ज़मीन है उसके नोटराइज सेल डीड की होती है, तो नोटराइज सेल डीड जो है वो वैलिड नहीं होती है, उसका भी ध्यान रखिएगा। इवन के सेल डीड के साथ आपको म्यूटेशन भी देखना है कि उस बंदे ने म्यूटेशन लिया है कि नहीं लिया हुआ है, म्यूटेशन हुआ है उसका ज़मीन का कि नहीं हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिकल पोजेशन एंड बाउंड्री चेक, फिजिकल पोजेशन एंड बाउंड्री चेक, साइट पे जाके जाके आपको देखना है कि उस आदमी जिस आदमी से आप ज़मीन ले रहे हो उस ज़मीन के ऊपर क्या उसके कब्ज़ा है कि नहीं है। कई बार क्या होता है जैसे मैंने पहले बता दिया कि जो आपको मिडल मैन हो सकता है बोले कि मैं आपको शाम को लेके चलूँगा, मैं आपको दिन में नहीं ले जा सकता वहाँ पे, ना बोलेगा टाइम इस टाइम पे जाएंगे, थोड़ा अंधेरे में जाएंगे, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर कुछ ऐसा लग रहा हो तो उस केस में आपको क्या करना है, थोड़ा सा एहतियात बरतना है, थोड़ा सा वो चौकन्ने हो जाना है, और 2-3 बार खुद आप जाके आसपास पड़ोस में वेरीफाई कर सकते हो कि इस लैंड के ऊपर किसका पोजेशन है, कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई कोर्ट में केस तो नहीं है, क्योंकि जो
कोर्ट में केसेस होंगे, कई बार कोर्ट के केसेस ऐसे होते हैं कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में लोगों ने केस लगाए होते हैं कोर्ट में, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। कई बार रेवेन्यू वालों को नॉलेज भी नहीं होती है कि इस लैंड के ऊपर केस है। तो उस केस में भी जब आप ज़मीन खरीद लोगे, बाद में केस निकलेगा तब भी आपको परेशानी बन जाएगी। इसीलिए लिटिगेशन का भी ध्यान रखना, कहीं कोई कोर्ट केस तो नहीं है। एक चीज़ और है कि ज़मीन के ऊपर कहीं कोई लोन तो नहीं है, वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। इवन के जो लोन्स होते हैं आमतौर पे बैंक क्या करते हैं, 99.9% चांसेस ये रहते हैं, जब बैंक लैंड के ऊपर मॉर्गेज करके कोई लोन प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन देता है, तो उसने रेवेन्यू में लीन करा करके एंट्री कराई होती है। उससे पता चल जाता है कि बाकी इस पे लोन है नहीं है, ठीक है। तो वो उसका इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पटवारी से वेरीफाई कर लेना है क्या इस लैंड के ऊपर कहीं लोन तो नहीं लिया हो मकान मालिक ने, जहाँ दुकान के मालिक ने, जहाँ कोई ज़मीन जो बेच रहा है, ठीक। बाकी यूटिलिटीज़ जो है आपकी हैं एक्सेस के लिए, वहाँ पे बिजली, पानी, सीवर, नालियाँ, वो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कई बार वो ये ज़रूर देखिएगा कहीं वाटर लॉगिंग तो नहीं होती वहाँ पे, बरसात में पानी इकट्ठा हो जाए, वो चीज़ों का ध्यान। उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हो तो उसके लिए आपके पास एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है J&K में। और मानो आप, एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या होता है कि कई लोग जो हैं वो, उनके पास लैंड नहीं होती है, तो वो मतलब एग्रीकल्चरिस्ट लोग नहीं होते हैं, ठीक। उस केस में मिडल मैन जो है उनको सलाह देते हैं कि आप क्या करो, 133H के लिए अप्लाई करो, ठीक है। 133H में डिप्टी कमिश्नर जो है वो परमिशन देता है कि एग्रीकल्चरिस्ट, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट बंदे को एग्रीकल्चरिस्ट बनने के लिए, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट आदमी को ज़मीन खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर की ज़मीन खरीदने के लिए परमिशन दी जाती है, खाली एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों ने 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले प्लाट लेना होता है रेजिडेंशियल के लिए, वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हम क्या करें, परमिशन ले लें 133H के तहत, किसकी, ज़मीन खरीदने की, ठीक। तो कई बार वो परमिशन मिल जाती है, हो सकता है कनाल के लिए ले हो, छोटे प्लाट के लिए तो नहीं मिलती है कई बार, क्योंकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनका कहना ये होता है कि 5 मरले 10 मरले में आप क्या एग्रीकल्चर करोगे, मे भी उस केस में रिफ्यूज़ हो जाए। अगर उससे ज़्यादा एक कनाल के लिए, मानो आप एक कनाल के लिए एग्रीकल्चर यूज़ के लिए परमिशन ले भी लेते हो 133H के तहत, बाद में जब आप वहाँ पे मकान बनाओगे, ठीक है, मकान बना लोगे, अगर तो आप उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हो तो बहुत बढ़िया। और अगर उस ज़मीन को आप 133H की परमिशन के साथ जो आपने ज़मीन ली है, अगर वहाँ पे आप रेजिडेंशियल हाउस या कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करते हो, तो कहीं से भी आपको कोई भी परमिशन उस बिल्डिंग को खड़ी करने की, कोई आपका मैप अप्रूव नहीं होगा, कहीं कोई डिपार्टमेंट आपको परमिशन नहीं देगा, वो आपकी बिल्डिंग पूरी उम्र इलीगल रहेगी। कभी भी वो सरकार की नज़र में आ सकती है और उसको सरकार डिमोलिश कर सकती है, क्योंकि जो परमिशन है वो प्योरली किसके लिए है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। इसमें अभी तक कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप 133H से ज़मीन खरीद लो और उसके बाद वहाँ पे मकान बना लो, ठीक है। उससे बेहतर है जिस मालिक से आप ज़मीन ले रहे हो उसको बोल करके उस ज़मीन का लैंड यूज़ चेंज करा लो, CLU करा लो, कमर्शियल करनी है तो कमर्शियल करा लो, और रेजिडेंशियल करनी है तो रेजिडेंशियल करा लो, ठीक। पहले ही करवा लो, फिर उसके बाद आप खरीद लो, उसमें भी आपको एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रैदर देन गोइंग फॉर 133H, 133H में जाने से बेहतर है कि जिस आदमी से आप ज़मीन खरीद रहे हो उसको बोलो कि मुझे पहले लैंड यूज़ चेंज करा के दे दो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। टेकी रमन के नाम पे यूट्यूब पे चैनल है मेरा। थैंक यू सो मच।